हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 13 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ ऐसे जस्ट पहले आप उनको देख ले। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यूरिम को दिखाया जाता है और कांगचरी को दिखाया जाता है, जिनसे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं कि वो लव को क्या समझते हैं, लव के बारे में उनको क्या पता है, और वो लव के बारे में इतना बड़ा शो बनाते हैं तो वो लव के बारे में क्या डेफिनेशन देना चाहते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं जिंग यान से सब लोग यही पूछ रहे होते हैं, क्या अब तुम बेटर फील कर रही हो। सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ ऐसे कैसे शो कर सकते हैं ये लोग। अगले पल हमें दिखाते हैं कांगचरी उस रूम से निकल आई होती हैं जहाँ पर वो अजीब सा इंसान होता है, और बाहर आते ही सबसे पहले वो पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करती है। जब वो कॉल कर देती है, दोबारा सोंगवू को देखने अंदर की तरफ जाती है। अंदर आके कांगचरी देखती है सोंगवू बहुत बुरी तरीके से घायल है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, अपने पॉकेट में से हैंकी निकालती है और उसका खून रोकने की कोशिश करती है। सोंगवू कांगचरी को बोलता है हमें पूरे कास्ट को इन्फॉर्म करना होगा इस बारे में। कांगचरी बोलती है सोंगवू को तुम अभी अपना ध्यान रखो, तुम्हें इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वो इंसान डायरेक्ट उसी रूम में पहुंचा होता है जहां पर सारी कास्ट बैठी होती है। जैसे ही बिजनेसमैन उस पर्सन को देखता है वैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है। एक्चुअली पिछले पार्ट में हमें दिखाया गया था कि ये पर्सन रिलेटेड होगा जिंग यान से, मगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका कोई रिलेशन होता है इस बिजनेसमैन से। कुछ सालों पहले इस बिजनेसमैन ने इस इंसान से पैसे लिए होते हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। वो बिजनेस जो होता है वो लॉस में चला जाता है और इन रिटर्न इस इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। केस जब कोर्ट में जाता है तो उनके अकॉर्डिंग कोर्ट में इस इंसान के बारे में कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता है, इसको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाता है। इस इंसान को इस बिजनेसमैन में इसी बात का गुस्सा होता है, इसलिए वो इसे मारने के लिए यहाँ तक पहुँचा होता है। सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। इस इंसान को इस बात का भी गुस्सा होता है कि इतना गलत करने के बाद मेरे साथ ये इंसान इतना ज्यादा फेमस कैसे हो सकता है। सब लोग सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं उस इंसान को, तब तक कांगचरी सामने आ जाती है। वो बोलती है कि बिजनेसमैन की इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुमने ही अपनी सहमति से उसके बिजनेस में पैसे लगाए थे। जब उस इंसान को पता चलता है कि कांगचरी ही इस शो की प्रोड्यूसर है तो उसे उसके ऊपर भी गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है ऐसे पर्सन को तुम कैसे शो में ले सकती हो। जब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तब कास्ट के एक मेंबर से पाक जून बोलता है कि हम लोग पीछे से जाकर इस आदमी को पकड़ लेंगे। कांगचरी की कोई भी बात उस इंसान को समझ में नहीं आ रही होती है। जब कांगचरी बेफालतू में उसको ज्ञान दे ही रही होती है, उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो कांगचरी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। वैसे ही पाक जून बीच में आ जाता है और कांगचरी को बचा लेता है। पाक जून कांगचरी से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। ये सब जब खत्म हो जाता है तब यूरिम वहाँ पहुँचती है और पाक जून के हाथ में चाकू देखकर वो शॉक हो जाती है। कास्ट के अलग अलग लोगों ने उस इंसान को पकड़ लिया होता है और पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं, सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तब तक सोंगवू भी बाहर आ जाता है। यूरिम उसे संभालते हुए हॉस्पिटल वैन तक ले जाती है। कांगचरी और पाक जेउन से पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि सोंगवू का कट ज्यादा डीप नहीं होता है। यूरिम कास्ट के पास आती है। वो बोलती है आपके सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की थी और उसमें हम लोग फेल हो गए हैं, इसलिए मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। यहाँ पर जीवन को छोड़ने के लिए पाक जीवन उसके रूम तक आता है। जैसे ही पाक जीवन वहाँ से जाने ही लगता है, जीवन उसके पीछे से हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्या तुम यहाँ पर मेरे रूम में थोड़ी और वक्त रह सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जिंगयान भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो गेस्ट रूम में ही रहकर सफाई कर रही होती है। ये सब शेफ भी देख लेता है। शेफ जिंगयान से पूछने की कोशिश करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है अपने रूम में जाने से? उसकी बात से एग्री करते हुए बोलती है, हाँ मैं रूम में नहीं जाना चाहती हूँ। यहाँ पर शेफ भी उसकी हेल्प करने लगता है सफाई करवाने में। शेफ नोटिस करता है कि जिंगयान चुपके चुपके से रो रही है। वो पूछने की कोशिश करता है, क्या तुम सही तो हो ना? शेफ को पता होता है कि पहले ही जिंगयान के बारे में वीडियो लीक हो गई है और ये दूसरा इंसिडेंट है। जीवन पाक जेहोन से क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम्हें कभी भी रिग्रेट हुआ है इस शो को ज्वाइन करने के बाद कि मैंने ये शो क्यों ज्वाइन किया? पाक जेहोन उसे रिप्लाई देता है, मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। यूरिम जब मीटिंग रूम में पहुंची होती है, वो नोटिस करती है सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। यूरिम थक कर चेयर पे बैठ ही जाती है। वैसे ही वो नोटिस करती है पाक जेहोन जीवन के रूम में है। यूरिम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कांग चेरी और यूरिम डायरेक्टर के पास पहुंचे होते हैं। डायरेक्टर इन दोनों को बोल रहा होता है, मैंने कास्ट को सिलेक्शन करने से पहले ही तुम्हें बोला था कि उनका बैकग्राउंड चेक जरूर से करना। तुमने ये काम क्यों ढंग से नहीं किया? तुमने क्यों ऐसे बिजनेसमैन को लिया जिसके ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा था? बिजनेसमैन के ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा था, ये बात कांग चेरी को पहले से ही पता थी। डायरेक्टर इन दोनों को एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शो बंद करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कांग चेरी से यूरिम क्वेश्चन पूछ रही होती है, तुमने वो फुटेज क्यों शो की जो जिंगयान की थी? कांग चेरी उसे रिप्लाई देते हुए बोलती है, शो में कुछ मसाला नहीं होगा तो लोग वक्त देखने क्यों ही आएंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत बहस हो जाती है। यूरिम सच का साथ देना चाहती थी। यूरिम कांग चेरी को बोलती है, तुम्हें नहीं लगता है ये सब चीजें शो नहीं करनी चाहिए थी? थैंक यू सो मच RM, आपकी वजह से ही मैं ये सीरीज पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आप हर पार्ट में जो कमेंट्स करती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी कास्ट के पास पहुंची होती है। वो बोलती है, हम 2 दिन के लिए कोई भी शूटिंग नहीं करेंगे, इसलिए आप रिलैक्स कर सकते हैं। कांग चेरी कास्ट को ये नहीं बताती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शो बंद हो जाएगा। यूरिम उसके पीछे पीछे आती है और पूछने की कोशिश करती है, तुमने कास्ट को ये वाली बात क्यों नहीं बताई? कांग चेरी यूरिम को बोलती है, मेरा शो बंद नहीं होगा, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं संभाल लूंगी आगे। अगले पल हमें दिखाते हैं बिजनेसमैन जिंगयान को सफाई दे रहा होता है। जो भी उसकी लाइफ में हुआ होता है पास्ट में, वो बोलता है कि मेरा उसमें कोई भी कसूर नहीं था। बिजनेस में ऐसे लॉस होते रहते हैं। लोगों को अपना पैसा कहाँ लगाना है उन लोगों को सोच समझ के लगाना चाहिए। शेफ के पास हॉस्पिटल से फोन पहुंचा होता है। यहाँ पर उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो चुका होता है। जैसे वो एक्सीडेंट का नाम सुनता है वैसे ही वो अपनी मॉम को देखने के लिए भागता है। सिंगल मदर होती है, उसकी मदर ने सिंगल हैंडेडली उसको रेस किया होता है। जिंगयान शेफ के पास पहुंचती है। वो बोलती है, अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? शेफ जिंगयान को अभी नहीं बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बोलता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो अंदर आकर जल्दी से बैठ जाओ। रास्ते में जिंगयान पूछती है, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली मेरे को वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ चली आऊँ। कल रात में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ पर बेचैनी सी फील हो रही थी। शेफ उसे बताता है, मेरी मॉम का एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं अपनी मॉम को देखने ही जा रहा हूँ। जिंगयान यहाँ पर उसको बोलती है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अगले टोल पे मुझे उतार सकते हैं। शेफ उसे बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। अगले पल हमें दिखाते हैं शेफ जिंगयान को लेकर अपनी मॉम की प्लेस पर पहुंचा होता है।
जिंगयान को वैसे ही खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और शेफ़ का खुद का रेस्टोरेंट होता है। यहाँ पर शेफ़ जिंगयान को बहुत अच्छी अच्छी डिशेस पेश करता है। शेफ़ की मॉम जिंगयान से बोलती है, तुम पहली बार मेरे घर आई हो और मैं तुम्हारी खातिरदारी भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ। जिंगयान उनके रेस्टोरेंट की फेमस डिश को टेस्ट करते हुए बोलती है, आंटी आपने जो भी बनाया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये सब सुनकर शेफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जिंगयान कितने चाव से खाना खा रही है। बाहर बैठकर जिंगयान और शेफ आपस में बात कर ही रहे होते हैं। रेस्टोरेंट का नाम देखकर जिंगयान शेफ से पूछने की कोशिश करती है कि ये जुन कौन है। शेफ उसे रिप्लाई देते हुए बोलता है, जुन मैं ही हूँ। यहाँ पर जिंगयान उसकी टांग खिंचाई करना शुरू कर देती है। बोलती है, अगर आपका नाम इतना अच्छा है तो आपने अपना नाम चेंज क्यों किया जॉन में। शेफ अपने पुराने नाम की तारीफ सुनते हुए बोलता है, एक्चुअली जॉन क्लासी लगता है इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया था। स्पॉन्सर्स की तरफ से सेट पर एक आइसक्रीम ट्रक पहुंचा होता है। यूरिम आइसक्रीम ट्रक को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यूरिम जब आइसक्रीम खा ही रही होती है तब उसे पास्ट की मेमोरीज आने लगती है, कैसे पाक जी-हुन उसकी आइसक्रीम छीन के खा जाया करता था। आज वो ये सब जब सोच ही रही होती है तब सामने नोटिस करती है कि आज पाक जी-हुन जीवन के साथ है और वही आइसक्रीम फ्लेवर एंजॉय कर रहा है। यूरिम को यहाँ पर पाक जी-हुन को जीवन के साथ देखकर जेलसी फील होने लगती है। वो वहाँ से उठ के चली जाती है और पाक जी-हुन भी यूरिम को जाते हुए नोटिस कर लेता है। यूरिम अपने रूम में पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। इसी बीच में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है तो वो रोना शुरू कर देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। यूरिम अपनी मॉम को बहाना बनाते हुए बोलती है, एक्चुअली मैं टायर्ड हो चुकी हूँ अपने काम से। शेफ और जिंगयान जब वॉक कर ही रहे होते हैं तब ये लोग आपस में अपने पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं। शेफ बताते बताते यहाँ तक बता देता है कि मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ मगर रियल लाइफ मेरी ये है, मैं यहाँ से उठकर उस फेम तक पहुँचा हूँ जो दुनिया सोचती है कि मैं सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ था, बल्कि ऐसा नहीं है। जिंगयान शेफ को बोलती है, आपने अपनी लाइफ में जितना भी कमाया है वो सब आपकी मेहनत है। शेफ की लाइफ में सबसे पहली बार किसी ने ऐसे सपोर्टिव वर्ड बोले होते हैं तो वो जिंगयान होती है। जिंगयान को इतना ओपनली बात करते हुए शेफ भी रिस्पॉन्स में बोलता है कि जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जिंगयान ये सारे वर्ड्स सुनकर बहुत ज़्यादा टच हो जाती है और इमोशनल फील करती है। फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में होता है जो इतनी बड़ी बात जानकर भी उसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ होता है। फर्स्ट टाइम जिंगयान की लाइफ में ऐसा हुआ होता है कि किसी ने उसको सपोर्ट किया होता है। इससे पहले जब भी किसी को पता लगा होता है वो जिंगयान को ही ब्लेम कर रहा होता है। कांगचेरी अपने शो को इतनी जल्दी बंद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए जो भी कुछ हुआ होता है उसकी रिकॉर्डिंग वो निकालती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं। इसको लेकर वो डायरेक्टर के पास पहुंचती है। वो बोलती है कि अब हमें शो बंद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोग इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी डायरेक्टर कांगचेरी की बात पे एग्री नहीं करता है और वो शो को जल्दी से जल्दी रैप अप करने के लिए बोल देते हैं। शेफ के पास मॉडल पहुंची होती है। वो शेफ को अपने साथ कोलैबोरेट करने के लिए बोल रही होती है। हैंडसम फेस, सेक्सी फिगर, ये कॉम्बो बनाते हुए बोलती है, हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। शेफ को मॉडल की सारी हरकतें समझ में आ रही होती है। वो जानता है कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहती है अपने आप को फेम दिलाने के लिए। यूरिम के पास पाक जी-हुन पहुंचता है और उसे बोलता है, मुझे पता लगा है कि कुछ दिनों में ये शो बंद होने वाला है। अगर तुम यहाँ से जाकर
कहाँ रहने वाली हो ये तुम नहीं जानती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने पुराने घर में ही आ जाना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने नीचे वाला अपार्टमेंट भी रेंट पर ले लिया था। मुझे पता था तुम कभी ना कभी तो वापस आओगी ही आओगी। यूरिम शाम को अपने पुराने घर में पहुंचती है और उसको पुरानी यादें आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी अगर बग पकड़ना होता था तो वो पाक जेहुन को उसके घर से खींच के लेके आया करती थी और बग पकड़ने के लिए बोलती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम पाक जेहुन और यूरिम साथ में खाना बनाया करते थे और साथ में ही एंजॉय किया करते थे। आज पाक जेहुन भी अपने घर पहुंचा होता है। जैसे ही वो यूरिम के घर की लाइट ऑन देखता है वो उस घर में आ जाता है। वो सामने यूरिम को देखता है, पूछने की कोशिश करता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूरिम बहाना बनाते हुए बोलती है मैं चेक करने आई थी सब कुछ सही तो है ना। यूरिम इमोशनल हो जाती है, बातों बात में बोल देती है मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम जीवन के पास जाते हो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर। इतना सुनते ही पाक जेहुन यूरिम के पास आता है और उसको अपने गले से लगा लेता है। इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कीजिए।